कविता लेखन को लेकर आमतौर पर कुछ इस प्रकार की धारणा बनाई जाती है कि आप बस बिल्कुल एकांत में पूरी दुनिया से बेगाने होकर सभी चीज़ों से अनभिज्ञ होकर चुपचाप कहीं कोने में बैठकर किताबें पढ़ें और कविताएं लिखें। वैसे भी राइटर्स को लेकर एक प्रकार का स्टीरियोटाइप रहता है, एक प्रकार का मिथक रहता है कि लेखक अक्सर अंतर्मुखी होते हैं, यानी इंट्रोवर्टेड होते हैं, और लेखकों को अपने आसपास की दुनिया से जुड़ना, सामाजिक होना, लोगों से घुलना मिलना, उनके साथ बातचीत करना ज़्यादा पसंद नहीं होता, बल्कि वो अपनी खुद की ही कला की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में लीन रहते हैं और चुपचाप बैठकर, जैसा कि मैंने कहा, बस किताबें पढ़ते हैं और लिखते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक कवि हैं और आपकी काव्य यात्रा की अभी शुरुआत ही हुई है, आप अपने कविता लेखन के शुरुआती चरण में हैं और आप अपनी लेखन शैली में और निखार लाना चाहते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं, तो सिर्फ अकेले बैठकर लिखने पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बल्कि आप जितना ज़्यादा कवियों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और दूसरे कवियों की परफॉर्मेंसेस सुनेंगे और अपनी खुद की कविताएं परफॉर्म करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लेखन शैली में निखार आएगा। और कविता संबंधित ग्रुप एक्टिविटीज से आप जितना ज़्यादा जुड़ेंगे, रूबरू होंगे, उतना ही आपकी लेखन शैली निखरेगी और आपकी जो पोइट्री राइटिंग स्किल्स हैं वो और भी ज़्यादा बेहतर होंगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही पोइट्री वर्कशॉप के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि हमने अपने पोइट्री ग्रुप मून वीवर्स में काफ़ी समय तक की थी, और मैंने इसको लेकर अंग्रेज़ी में भी एक वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो पूरा आप आखिर तक सुनिए। बहुत ही आसान है इस पोइट्री वर्कशॉप को करना, और ये आप आपस में खुद ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार के अध्यापक की, किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। बस ज़रूरत है कि आप 7-8 कवि आपस में मिलकर अपना एक समूह बना लीजिए, अपना ग्रुप बना लीजिए। कितने कवि होने चाहिए इस ग्रुप में? इसके लिए मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 7-8 एक आइडियल नंबर है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग आप जोड़ लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं होनी चाहिए। 7-8 जो है, जैसा कि मैंने कहा, वो एक आइडियल नंबर है, क्योंकि ये जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिस वर्कशॉप के बारे में, ये क्लोज ग्रुप सेशंस हैं जिसमें आप एक दूसरे के सामने अपनी कविताएं पढ़ें और एक दूसरे से आपको कुछ जानने सीखने को मिले। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक बहुत बड़े ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। तो ज़्यादा लोग अगर होंगे तो भीड़ हो जाएगी, इसलिए छोटा ही ग्रुप अपना रखिए। और एक मिनिमम लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहिए आपको, यानी कि अगर आप हफ्ते में एक बार मिले, अपनी मीटिंग करें, तो बहुत ही अच्छा है। महीने में 2 बार भी मिल सकते हैं, और कम से कम इतना कमिटमेंट तो होना चाहिए कि महीने में एक बार आप अपनी ये पोएटिक डिस्कोर्स वर्कशॉप करें। मिलने के लिए आप कोई सार्वजनिक स्थान चुन सकते हैं, जैसे कि कैफ़े वगैरह में मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप जिस किसी भी जगह में अपनी पोएटिक डिस्कोर्स वर्कशॉप करें, जितनी शांति रहे उतना ही अच्छा है, शोर कम रहे अगर, क्योंकि फिर आप उतने ही अच्छे से अपनी जो वर्कशॉप है वो कंडक्ट कर पाएंगे। तो हमने इसका नाम, जैसा कि मैंने कहा, शायद मैंने कई बार बोल भी दिया, पोएटिक डिस्कोर्स वर्कशॉप हमने इसका नाम रखा था। और मैंने अंग्रेजी में भी, जैसा कि मैंने कहा, इसको लेकर वीडियो बनाया। तो डिस्कोर्स शब्द जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, जिसका मोटा मोटा हिंदी अनुवाद ये निकलता है कि संवाद या विमर्श। तो इन वर्कशॉप्स को कराने के पीछे का उद्देश्य ये था कि सिर्फ कविता, जो कविता है, सिर्फ कविता लेखन की विधा सिर्फ कविता लिखने तक या कविता पाठ तक सीमित ना रहे, बल्कि कविता को लेकर, और कविता ही नहीं खाली, बल्कि साहित्य, समाज, संस्कृति से जुड़े विभिन्न केंद्र बिंदुओं को लेकर, विभिन्न मुद्दों को लेकर एक प्रकार का सकारात्मक विमर्श स्थापित हो, जिसे हम कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव डायलॉग, रचनात्मक और बौद्धिक विमर्श हो। हाँ, इसमें कोई ये ना हो जाए कि बिल्कुल ही आप एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर के जोन में चले जाएं और बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने लगे। राजनीतिक मुद्दों को मैं कहूँगी कि आप पोएटिक डिस्कोर्स वर्कशॉप के दायरे से बाहर निकले, बल्कि जो इसका जो विमर्श का जो आयाम है, जो डिस्कोर्स का आयाम है, उसमें साहित्य से जुड़े, समाज से जुड़े, संस्कृति से जुड़े जो विषय हैं उन पर आप चर्चा करें, उन पर एक प्रकार का विमर्श, एक डायलॉग स्थापित हो। तो पोएटिक डिस्कोर्स को करने का फॉर्मेट बहुत ही सरल है। इसमें सभी कवि, जो भी इस वर्कशॉप में कवि पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी सम्मिलित होंगे, सभी अपनी स्वरचित कविताएं पढ़ेंगे, यानी वो कविताएं जो कि उन्होंने खुद लिखी हैं, स्वयं लिखी हैं।
तो इसमें अलग अलग राउंड्स होंगे और हर राउंड में हर कवि जो है वो अपनी एक ही स्वरचित कविता पढ़ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा कविताएं, 2-3 कविताएं पढ़ने लग जाएंगे हर राउंड में, तो फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास समय सीमा कम पड़े और दूसरे कवियों को इतना समय ना मिले, क्योंकि कई लोग बहुत लंबी कविताएं लिखते हैं। तो आप बहुत सारे राउंड्स कर सकते हैं, लेकिन ये शर्त लगाइए कि हर राउंड में प्रत्येक कवि सिर्फ एक ही स्वरचित कविता का पाठ पढ़े। अब इसमें फीडबैक लूप्स भी जो है वो इसके साथ साथ ही चलते हैं, यानी कि जैसे जैसे ही एक कवि ने अपनी कविता पढ़ी, वैसे ही उसके बाद दूसरे कवि जो वहाँ पे उपस्थित हैं वो उस कवि को तुरंत प्रतिक्रिया देंगे उस कविता की, उनको कविता कैसी लगी, कविता की भाषा कैसी लगी। आप बता सकते हैं कि आपको कविता का शिल्प कैसा लगा, उसमें जो इमेजरी है यानी जो रूपक हैं वो आपको किस प्रकार से लगे। अगर विषय में कोई नयापन लगा तो उस पर भी टिप्पणी कर सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि कविता जो है वो थोड़ी ज़्यादा लंबी है, उसको और टाइटन किया जा सकता है, सारगर्भित किया जा सकता है, तो इसको लेकर भी कुछ सुझाव दे सकते हैं। कविता की बेहतरी को और किस तरीके से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है कि जिससे पाठकों के साथ और ज़्यादा पावरफुली कम्युनिकेट किया जा सके, उसको लेकर भी अगर कोई सुझाव है तो दे सकते हैं। आप आलोचना भी कर सकते हैं। आलोचना से मेरा मतलब है कि अगर आपके पास कोई नकारात्मक फीडबैक है तो उसे भी बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि इन सेशंस को कराने के पीछे का मकसद ही ये है कि कवि जो है, ये जो कवियों का समूह है, ये आपस में हम लोग एक दूसरे से सीखें। और ये बिल्कुल नहीं है कि बस आप एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधे। तो आलोचना जो है वो इसका एक प्रमुख केंद्र बिंदु है, एक प्रमुख आयाम है। तो आलोचना भी आप अवश्य करें, ज़रूर करें। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक रहना पड़ेगा आलोचना करते समय, कि किसी को बिल्कुल ही बुरा ना लग जाए। ये नहीं कि आप किसी की कविता को बिल्कुल ही सिरे से नकार सके, लेकिन अगर आप एक थोड़े एक दायरे में रहकर करें तो आलोचना जो है वो बिल्कुल आप कर सकते हैं इन सेशंस में, बल्कि आपको करनी चाहिए। जैसे कि जब हम पोएटिक डिस्कोर्स सेशंस करते थे, वर्कशॉप करते थे, तो मेरी कविताओं को लेकर मुझे अक्सर ये आलोचना बार बार सुनने को मिलती थी कि मेरी कविताओं में जो है शिल्प है, भाषा है, वो बहुत प्रभावशाली होता है, लेकिन वो अक्सर हावी हो जाता है मेरी कविता के अर्थ पर, और अर्थ कई बार कहीं गुम हो जाता है, रह जाता है। यानी कविता का जो अर्थ है, मर्म है, वो उभर कर सामने नहीं आता, और कविता में मैं क्या कहना चाहती हूँ ये कई बार लोगों को समझ में नहीं आता। दूसरी आलोचना मुझे ये भी मिली कि मेरी कविता जो है वो कई बार बनावटी लगती है, यानी भाषा का एक बड़ा ही सुंदर सा ब्रह्मांड मैंने रचा होता है, लेकिन कविता के भाव दिल को नहीं छू पाते। तो जाहिर सी बात है ये सुनने में आलोचना काफ़ी बुरी लग सकती है, कड़वी लग सकती है, मुझे भी बुरा लगता था। लेकिन बात यह है कि जब बार बार वही चीज़, सेम चीज़ आपको बहुत सारे लोग कह रहे हैं और वही आलोचना आपको सुनने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उस आलोचना में कोई ना कोई सच्चाई है। इसलिए आपको ठंडे दिमाग से ये बात सोचनी होगी। ये नहीं है कि आप किसी के फीडबैक पर आधारित होकर अपनी लेखन शैली को सिरे से बदल डालिए, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है आपकी लेखन शैली, विशेष करके जब आपने कविता लिखना शुरू ही किया है और आप अभी सीख रहे हैं। और आप तो हमेशा ही सीख रहे होते हैं, मेरा ये मानना है कि एक जो राइटर है वो लाइफ लॉन्ग एक लर्निंग जर्नी पर होता है। तो कहीं ना कहीं बीच में आप अपनी कुछ कविताएं लेकर लोगों के फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके देख सकते हैं कि इससे आपकी कविताओं में क्या बदलाव आ जाए, और क्या पता कि कोई बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ जाए आपकी कविताओं में। तो जैसा कि मैंने कहा कि कोई अगर आपको बहुत थोड़ा कड़वा नेगेटिव फीडबैक भी दे रहा है तो उसको कभी भी सिरे से नकारना नहीं चाहिए, बल्कि उसको आप इनकॉर्पोरेट करके एक हेल्दी वे में ले, तो ये बहुत अच्छा है। और चूंकि ये जो ग्रुप है ये क्लोज ग्रुप सेशंस हैं और जिसमें आप सब नियमित रूप से मिलेंगे, तो अगर आप दोस्त ना भी बने तो भी एक प्रकार का आपस में एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है, आप एक सहजता हो जाती है। तो ये नहीं है कि किसी बड़े मंच पे किसी बहुत बड़े कवि ने आपको टोक दिया, बल्कि आप अपने ही लोग, ये इस प्रकार के कि आपके अपने ही लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो वो आलोचना आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। आप कॉन्शियस भी नहीं होंगे, क्योंकि ये आपके अपने ही लोग की क्लोज ग्रुप सेशन में आपकी कविता की जो खामियां हैं वो पॉइंट आउट करेंगे। तो इसी तरह से अलग अलग राउंड्स होते जाएंगे कि जिस हिसाब से आपके पास समय सीमा है। अब दूसरा जो आएगा, वो दूसरा हिस्सा जो आता है वो विमर्श का आता है, संवाद का आता है। तो मान लीजिए आपके पास 2 घंटे, आपने 2 घंटे का सेशन रखा, उसमें से 1 घंटे में आपने अपना कविता पाठ किया और फीडबैक वगैरह हो गया। दूसरा जो घंटा आपके पास बचा है उसमें आप किसी भी विषय पर विमर्श कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, और साहित्य, समाज, संस्कृति, जैसा कि मैंने कहा, उससे जुड़ा कोई भी विषय आप चुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई विशुद्ध रूप से कविता से रिलेटेड विषय हो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा राजनीतिक विषयों से मैं आपको परामर्श दूंगी कि दूरी बनाए रखें, क्योंकि अगर आप पोएटिक डिस्कोर्स सेशन में डिस्कशन करें तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से रिलेटेड, कला से रिलेटेड विषय होना चाहिए, तभी उसकी जो रेलेवेंस है, उसकी जो प्रासंगिकता है आपके सेशन में वो बनी रहती है।
तो उदाहरण के लिए आज के समय में जिस प्रकार से हमारे ऊपर टेक्नोलॉजी हावी है और एआई का ज़माना है, सोशल मीडिया सबके ऊपर हावी है, तो किस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने जो है वो लोगों की जो इमोशनल एक्सप्रेशन है, लोगों की भावनात्मक अभिव्यक्ति या रचनात्मक अभिव्यक्ति को बदल कर रख दिया है। समाज में, संस्कृति में क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, उसको लेकर आप एक विमर्श कर सकते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका कैनवस बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बहुआयामी है, लेकिन ये बहुत ही एक दिलचस्प विषय है जिसमें साहित्य भी आ जाता है, कविता भी आ जाता है, बहुत सारे क्रिएटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस आ जाते हैं और ह्यूमन इमोशंस को लेकर भी, भावनाओं को लेकर भी एक प्रकार का विमर्श स्थापित हो सकता है कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने हमारे भावनात्मक जो एक हमारी जो भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं टेक्नोलॉजी के चलते। अगर आप चाहें तो कविता से सीधे जुड़ा विषय भी ले सकते हैं, जैसे कि आजकल मान लीजिए स्लैम पोइट्री एक बहुत पॉपुलर जॉनर है, जो कि यूट्यूब पर आपको बहुत सी स्लैम पोइट्री देखने को मिलती है, जो कि एक कन्फेशनल जॉनर जैसा है कि मैं करके, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ करके। कभी तो आप अपने निजी जीवन से जुड़ी बातें कर रहे होते हैं, या फिर कभी आप उनको सामाजिक विषयों से भी जोड़ देते हैं, ज्वलंत मुद्दों से भी जोड़ सकते हैं। तो स्लैम पोइट्री क्या है, इसकी क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, इसके क्या उदाहरण हैं, आप इस प्रकार से स्लैम पोइट्री या अन्य कविता से जुड़ी विधाओं पर, कविता की विधाओं पर भी बातचीत कर सकते हैं। मैंने सिर्फ उदाहरण दिया, आप और भी बहुत सारे विषय ले सकते हैं। तो इसमें अब एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास जो आखिरी 1 घंटा बचा, उसमें से आधा घंटा या 40 मिनट आप विमर्श कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, और आखिर में जो समय आपके पास बचेगा 20-25 मिनट जो भी, उसमें आप एक पोइट्री राइटिंग एक्सरसाइज से कंक्लूड कीजिए। यानी आपने जो भी विमर्श किया उस पर आधारित आप एक कविता लिखिए, कोई सिनेरियो भी आप दे सकते हैं कहीं, मतलब लेकिन शर्त यह है कि वो विमर्श से संबंधित होना चाहिए सिनेरियो कहीं ना कहीं। और अगर आप किसी विधा के बारे में बात करें तो फिर उस विधा पे आप कविता लिखिए, जैसे कि स्लैम पोइट्री के बारे में आपने बात की, उसके बाद सबको एक्सरसाइज दीजिए कि आप स्लैम पोइट्री पर कविता लिखें। हाँ, इसमें मैं आपको एक परामर्श ज़रूर दूंगी कि जो भी आप जिस विषय पर भी संवाद करें, उसको आप कम से कम 1 हफ्ते पहले सबको वो विषय पता होना चाहिए आपके ग्रुप के सभी लोगों को, ताकि लोग थोड़ा पढ़ के, रिसर्च करके या फिर कुछ सोच के आए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे एकदम से स्पॉन्टेनियसली नहीं बोल पाते। और इन सेशंस को कराने का मतलब ही है कि आप जितना उसके बारे में थोड़ा सोच के आएंगे, उतना ही ज़्यादा सभी के लिए ये सेशंस अच्छे होंगे और आप सभी को कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। आखिर में मैं बस ये कहना चाहूँगी कि इन सेशंस में मॉडरेटर होना बहुत आवश्यक है। तो मॉडरेटर आपको अलग से कहीं से नहीं लाना है, बल्कि आप सभी में से, आप कवियों में से ही एक जो है, हर सेशन में एक कवि कोई मॉडरेटर बन जाए। साथ साथ में आप अपना कविता पाठ भी करेंगे, आप खुद भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन आप मॉडरेटर भी होंगे, और जो विषय वगैरह वो आप सब मिलजुल के डिसाइड कर सकते हैं। तो ये था पोइटिक डिस्कोर्स सेशन का फॉर्मेट। और मॉडरेटर, जैसा कि मैंने कहा, होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मॉडरेटर नहीं होगा, ये सेमी फॉर्मल सेशंस हैं, तो ये कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी दिशा में जा सकते हैं। पता चला लोग आपस में राजनीतिक मुद्दों को लेकर बहस करने लगे, लड़ाई करने लगे, और ये भी हो सकता है कि लोग बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें करने लगे और आपका जो विमर्श का विषय है वो धरा का धरा रह जाए। तो इसलिए एक मॉडरेटर जो सबको डिसिप्लिन करे और जो किसी प्रकार का टाइम मैनेजमेंट करे, एटलीस्ट रफली थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट करे, मॉडरेटर का होना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और पोएटिक डिस्कोर्स सेशन को लेकर अगर आपने अपने दोस्तों के साथ ये सेशन शुरू किए तो अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा करिए कि आपको ये सेशंस कैसे लगे और आप किस प्रकार के और भी वीडियोस इस चैनल पर देखना चाहते हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।